हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संसद, अमेरिकी संसद और ब्रिटेन संसद में तीनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं तीनों में क्या समानता है। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं। कुछ एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में देखते हैं। पहले संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है। तो जो सरकार की संसदीय प्रणाली थी, चाहे वो किसी भी देश की संसदीय प्रणाली हो, उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है। तो ये वेस्टमिंस्टर होता क्या है? तो ये जो वेस्टमिंस्टर है, ये ब्रिटेन में एक स्थान है, यानी कि इंग्लैंड में एक स्थान है जहां ब्रिटेन की संसद स्थापित है। तो ब्रिटेन, तो उसको जो ये वेस्टमिंस्टर है, उसको ब्रिटेन के संसद के एक प्रतिरूप के रूप में देखा जाता है। इसीलिए किसी जो संसदीय प्रणाली व्यवस्था है, उसका जनक ब्रिटेन को माना जाता है। तो इसीलिए जो संसदीय व्यवस्था होती है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म में देखते हैं कि जो भारत में लोकसभा और राज्यसभा है अभी वर्तमान में, वो 1954 तक राज्यसभा एवं लोकसभा को राज्य परिषद एवं जनता सदन कहा जाता था। तो 1954 से पहले तक जो राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, उसको राज्य परिषद, और जो निम्न सदन हमारा लोकसभा है, उसको जनता का सदन बोला जाता था। ठीक है, अब हम चलिए, ये 2 पॉइंट्स था इंपॉर्टेंट बताने के लिए, जो बता दिया। अब देखते हैं कि अब जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से भारतीय संसदीय प्रणाली ली गई क्योंकि ब्रिटेन का भारत एक कॉलोनियल स्टेट था, और किसी भी देश का जो सबसे पावरफुल देश है, जैसे अमेरिका भी है, तो अमेरिका के संविधान से ही किसी भी देश के संविधान की तुलना करना उचित समझा जाता है। तो इसी कारण मैं भारत के संविधान की तुलना, अभी संविधान की नहीं, अभी भारत की संसद की तुलना अमेरिका के संसद और ब्रिटेन के संसद से कर रहा हूं। चलिए देखते हैं। जो भारत की संसद है, तो भारत की संसद का निर्माण जो है, लोकसभा यानी कि जो निम्न सदन हमारा होता है, राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। और भारतीय संसद को संसद ही बोला जाता है, और भारतीय संसद को यदि इंग्लिश में बोला जाए तो उसे पार्लियामेंट बोला जाता है। वहीं जब अमेरिका की बात आती है, तो अमेरिकी संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो ऊपरी सदन है, यानी कि जो भारत का राज्यसभा है, जिस तरह भारत का राज्यसभा ऊपरी सदन है, उसी तरह अमेरिकी कांग्रेस के जो ऊपरी सदन है उसे सीनेट बोला जाता है। ठीक है, और जो अमेरिकी सदन का जो, यानी कि अमेरिकी कांग्रेस है, यानी वहां के जो संसद है, अमेरिकी कांग्रेस के जो निम्न सदन है, उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, या रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि जो अमेरिकी संसद है उसे कांग्रेस बोला जाता है, और उसके ऊपरी सदन को सीनेट और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। ठीक है, अब वहीं ब्रिटेन में हम आते हैं। तो ब्रिटेन तो अंग्रेजों का स्टेट बोला जाता है, वहाँ इंग्लिश वहाँ की भाषा है, तो इसलिए वहाँ की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। और वहाँ जो फॉर्मेशन होता है पार्लियामेंट का, वो भारत का जैसा फॉर्मेशन है उसी तरीका से होता है। वहाँ भी जो पार्लियामेंट है, ताज, यानी कि वहाँ जो ताज होता है, ताज बोला जाता है। वहाँ एक, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति है, उसी तरह वहाँ ताज होता है। ताज के रूप में राजा या रानी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऊपरी सदन है, जो भारत का राज्यसभा जिस तरह है, उसी तरह वहां के पार्लियामेंट का जो ऊपरी सदन है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। ओके, और जो निम्न सदन है, यानी कि निचला सदन, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। हाउस ऑफ कॉमन मतलब जैसे भारत में लोकसभा मतलब आम लोगों की सभा, उसी तरह वहां हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब जो आम पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि जो ब्रिटेन का निचला सदन है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो ऊपर का सदन है यानी कि उच्च सदन, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है। और जैसे भारत का राष्ट्रपति है, उसी तरह वहां ब्रिटेन का ताज होता है, और ताज के रूप में राजा या रानी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ और देखने वाली बात क्या है कि जो भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, यानी कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में चुन के जाएंगे, यानी कि ऊपरी सदन, अभी सिर्फ यहाँ ऊपरी सदन की बात हो रही है। तो भारत में राज्य किस राज्य से कितने लोग जाएंगे, इसका निर्णय कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, तो जनसंख्या यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, उस राज्य से राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, यानी कि उच्च राज्यसभा सदस्यों की संख्या या लोकसभा सदस्यों की संख्या भी भारत के प्रारूप में हम ले सकते हैं कि लोकसभा सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी।
वही यदि अमेरिका में आते हैं तो अमेरिका में क्या होता है कि वहां जनसंख्या के आधार पर नहीं लिया जाता है। अमेरिका में सभी राज्यों को समान शक्तियां दी गई है। जैसे कि अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स में टोटल 100 सीट्स हैं। यानी कि जो अमेरिकी सीनेट है उसमें टोटल 100 सदस्य होते हैं। और अमेरिका में ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनके 50 राज्यों में से प्रत्येक राज्य को 2-2 सीट दिया गया है। यानी कि अमेरिका के सभी राज्यों में की जो वहां जो ऊपरी सदन में यानी कि सीनेट में जो सभी राज्य के मेंबर होते हैं समान रूप से होते हैं। यानी कि किसी भी अमेरिका के किसी भी राज्य, वो राज्य आकार में बड़ा हो छोटा हो, उसकी जनसंख्या कम हो ज्यादा, उससे वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां बस क्या होता है कि सारे राज्यों का जो वहां प्रतिनिधि होता है समान संख्या में, यानी कि प्रत्येक राज्य से 2-2 लोग वहां चुने जाते हैं। वहीं ब्रिटेन में आते हैं तो ब्रिटेन की जो प्रणाली है वो भारत की प्रणाली से मिलती जुलती है। वहां भी राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होता है जनसंख्या के अनुसार होता है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं कि जैसे कि भारत की संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसी तरह ब्रिटेन की संसद का निर्माण जो होता है उसे ताज, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स से मिला के होता है। और उसके बाद जो भारत, और एक चीज और ध्यान रखना है कि भारत जो होता है उसमें उसके संसद में राष्ट्रपति शामिल होता है और ब्रिटेन के संसद में ताज शामिल होता है। लेकिन अमेरिकी संसद में क्या होता है कि उसमें राष्ट्रपति जो होता है वो कांग्रेस का भाग नहीं होता, यानी कि उसके संसद का भाग नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, उसका भाग अमेरिका में कांग्रेस का भाग राष्ट्रपति क्यों नहीं होता है, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। और उसके बाद देखिए, अब नाम याद रखना है कि भारत के लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, और अमेरिका के जो उच्च सदन है उसे सीनेट और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसी तरह ब्रिटेन के उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। ठीक है, और अमेरिका के प्रत्येक स्टेट में जो होता है प्रतिनिधित्व प्रत्येक स्टेट का समान होता है, 2-2 होता है। अब देखो, अब बात यहाँ आती है कि संसदीय व्यवस्था में विधायी एवं कार्यकारी अंग परस्पर सहयोग पर बल दिया जाता है। जो देखो अब यहाँ 2 टर्म आ रहा है, ध्यान देना है कि विधायी और कार्यकारी, विधायी और कार्यकारी अंग। जो संसदीय व्यवस्था होती है उसके 3 भाग होते हैं, उसके आगे चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यहाँ इससे पता हमें चलेगा कि भारत में जो है भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति को क्यों शामिल किया जाता है और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में ताज को शामिल क्यों किया जाता है। तो क्या है कि भारत में संसदीय व्यवस्था, इसमें जो विधायी है और कार्यकारी अंग है, विधायी मतलब कि समझो कानून बनाने वाला, और कार्यकारी उस कानून को पारित करने वाला। ठीक है, तो उसमें जो है तो उस दोनों के परस्पर सहयोग से भारत में कोई भी काम होता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि राष्ट्रपति क्या है, जो भारतीय संसद का भाग है, और ताज ब्रिटेन के संसद का है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रणाली होती है। तो राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है कि जो विधायी और कार्यकारी अंग है उसे पृथक करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, तो यानी कि वहां जो विधायिका होती है वो खुद का कार्य करती है, और जो कार्यपालिका होती है खुद का कार्य करती है। दोनों के कार्य को पृथक कर दिया जाता है। इसी कारण क्या होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है कांग्रेस का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अब आगे राज्यसभा की संरचना पर हम लोग बात करेंगे। आइए अब राज्यसभा की संरचना के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो संसद होती है, तो जो संसद होती है वह अनुच्छेद 79 से 122 के बीच उसके जो कार्य प्रणाली होती है, उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, उसके बारे में जो भी बात है वो सब 79 से 122 के बीच होती है। तो उसी में जो राज्यसभा की संरचना है वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य किस स्टेट से आएंगे, कितने सदस्य नामित होंगे, इस सारे बातों की चर्चा अनुच्छेद 80 में आती है। ठीक है, तो देखते हैं राज्यसभा की संरचना कैसी है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250, कितनी, 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। उससे ज्यादा सदस्य राज्यसभा में नहीं हो सकते। संसद जो हमारा संविधान है उसमें इस तरह का प्रावधान अभी तक है कि जो राज्यसभा की अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है, जिसमें से 238 यानी कि 238 सदस्य निर्वाचित। और राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, आगे उसकी चर्चा की जाएगी। जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा
मनोनीत होते हैं। ठीक है, 238 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति मनोने किन सदस्यों को करता है, तो ध्यान रखना है जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है उनमें वो किसी भी सदस्य को, किसी भी देश के किसी भी आदमी को, जैसे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी तो किसी भी 12 लोग को उठा के राज्यसभा का मेंबर नहीं बना सकते। उसके लिए होता क्या है कि जो किसी भी क्षेत्र में जैसे खेल, कला, संस्कृति, राजनीति, लेखन, किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उनमें खास गुण होता है जिससे वो समाज की भलाई कर सके, वैसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर बनाता है। तो उसके लिए भी उसको होता है कि जिसको जो संसद की कोर कमेटी होती है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है, केंद्रीय कैबिनेट होता है, उसके सलाह पर ही वो किसी 12 लोगों को बना सकते हैं उसका सदस्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का निर्वाचन, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो यदि इस तरह का आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 80, क्योंकि राज्यसभा का जो फॉर्मेशन है, उसकी जो बनावट है, संरचना है, वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत ही होती है। तो क्वेश्चन आ गया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब वर्तमान स्थिति क्या है सो देख लेते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या तो 250 है, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या 245 ही है। ठीक है, यानी अधिकतम 250 हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 245 है। उसमें से 225 सदस्य राज्यों से हैं और 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 225 सदस्य कहां से हैं, राज्यों से, जो हमारे 28 राज्य हैं उससे, और 8 सदस्य हमारे संघ राज्य क्षेत्रों से, जो हमारे 8 संघ राज्य क्षेत्र है उसमें से। ठीक है, और 12 सदस्य नामित है। नामित किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि जो ये 225 है, ये कुछ दिन पहले तक इसकी संख्या 233 थी। बस समझना, इसको याद रखना तो कंफ्यूज हो जाओगे, और इसकी संख्या 4 थी। तो ये 233 से 25 ये 229 थी और इसकी संख्या 204 थी। तो ऐसा कैसे हुआ, तो देखा जाए कि कुछ दिन पहले क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर था वो हम लोग का स्टेट था, लेकिन उसको बदल के यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। तो उसकी राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 थी, तो वो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 229, तो ये जो राज्य की संख्या वो घट के 225 हो गई। और जो पहले संघ शासित क्षेत्र थे, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, उसकी सदस्यों की संख्या 4 होती थी, तो वो 4 सदस्य कहाँ आ गए, इसमें आ गए। तो वर्तमान स्थिति क्या हुई कि 225 सदस्य राज्यों से, अब 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। ठीक है, तो ये जब से जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र बना है तब से। ठीक है, और 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते ही हैं। अब देखना है, अब बात समझना है कि जो निर्वाचन होता है राज्यसभा में, सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि लोकसभा में निर्वाचन होता है तो क्या करते हैं कि हम लोग अपने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां जाके वोटिंग करते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा फिर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है। लेकिन अभी देखते हैं कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। चलिए देखते हैं। तो राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि राज्य में भी क्या होता है कि सदस्यों का मनोनयन होता है और अलग अलग तरीके, जैसे कि यहाँ राज्यसभा उच्च सदन में मनोनयन करते हैं 12 सदस्यों का, उसी तरह लोकसभा में भी वो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। उसी तरह राज्यों में भी होता है कि एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन होता है, लेकिन उसका प्रावधान हम पिछले वीडियो में बताए थे कि 104th अमेंडमेंट में एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया था। बट यदि किसी राज्य विधानसभा में यदि उसका मनोनयन होता है तो वो सदस्य राज्यसभा के मेंबर चुनने में जो मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेगा। यहाँ यह ध्यान रखना है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में, राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में भाग लेंगे, ना कि मनोनीत सदस्य। इस बात को ध्यान रखना, याद रख लेना अच्छी तरीका से। ठीक है, और यहाँ एक टर्म है, इसको याद रखना है कि चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है
कि चुनाव किस तरीके से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत। अब ये होता क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, तो इसके बारे में एक सेपरेट क्लास लिया जाएगा। ये बहुत समझने वाला टॉपिक है, इसमें कम से कम 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा। तो मोटा माटी समझिए कि एक तरह का चुनाव होता है जिसमें कि वो वरीयता दिया जाता है, वो उसके बारे में हम आगे अगले किसी क्लास में पूरे डिटेल से बता दिया जाएगा। बस इतना भी ध्यान रखा जाए कि राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वह एक चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो राज्यसभा, तो यदि जो राज्य का प्रतिनिधित्व होता है तो राज्य में विधानसभा होती है, तो उसके सदस्य वोटिंग करके और राज्यसभा के सदस्य को वहां चुन लेते हैं। बट जहां पे विधानसभा नहीं है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा, जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्र में विधानसभा है, बट चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इस तरह के यदि क्षेत्र है जहां विधानसभा नहीं है, तो वहां क्या होता है कि चंडीगढ़ में है, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हो गया ना, यहाँ पे क्या होता है कि विधानसभा नहीं होती है, तो वहां से निर्वाचन कैसे होगा, वहां से लोग राज्यसभा कैसे जाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए एक निर्वाचन मंडल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये निर्वाचन मंडल का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और वो निर्वाचन मंडल ही क्या करता है कि राज्यसभा में सदस्य को भेजता है। ठीक है, और ये चुनाव भी क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना बात याद रखना है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो राज्यसभा का संरचना होता है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत होता है, और अधिकतम संख्या 250, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति याद रखना है कि वर्तमान स्थिति में कुल सदस्य 245, 225 सदस्य राज्यों के द्वारा एवं 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों एवं 12 सदस्य नामित होते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें। और जो चुनाव का प्रणाली है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और बस एक ध्यान रखना है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करें और कमेंट जरूर करें, अच्छा या बुरा। आपको यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आ रही हो तो वो भी लिखें, और यदि कुछ अच्छा लग रहा है तो वो भी लिखें। सो थैंक यू।